हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू द चैनल फंडालॉजी। आइए आज हम करते हैं क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। क्लियर? तो अगर आपने इससे पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तभी इस वीडियो को आगे देखने का फायदा है। अगर अभी तक आपने ये लेसन नहीं किया है तो सबसे पहले उस लेसन की वीडियोस को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। अब सबसे पहले आज हम केवल डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? अभी हम बैक एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर हैं, इन टेक्स्ट एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो मींस उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो यहां पर देखिए आप, ए रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। एक ही साइज के, एक तो रबर की बॉल है और दूसरा है स्टोन, दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा? तो भाई बड़ा ही आसान है, स्टोन का मास ज्यादा होता है रबर से। क्लियर? पत्थर ज्यादा भारी होता है ना रबर की बजाय, तो इसलिए जो स्टोन है इसका इनर्शिया ज्यादा होगा जबकि रबर बॉल का इनर्शिया कम होगा। नेक्स्ट, ए बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। ऑफ कोर्स ट्रेन का मास ज्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा और बाईसाइकिल का इनर्शिया कम। नेक्स्ट, ए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। 5 रुपीज का कॉइन का मास ज्यादा है तो इसीलिए इनर्शिया ऑफ 5 रुपी कॉइन इज मोर। क्लियर? तो चलिए अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द स्टोन हैज more mass, so more inertia. Its inertia is more, इसलिए इसका इनर्शिया भी ज्यादा है। सेकंड पार्ट, ट्रेन। ट्रेन ये आपने पूरा लिखना है, मैं रेड डॉट डाल रहा हूं। हैज मोर मास सो इट्स इनर्शिया इज मोर। आपने पूरा लिखना है। क्लियर है ना? मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसे काम चला दिया। तो थर्ड है 5 रुपीज कॉइन, तो क्या लिखोगे? 5 रुपीज कॉइन हैज मोर मास सो इट्स inertia is more. क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है अपना, इन द फॉलोइंग केस ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। एक केस दिया गया है आपको जिसमें कि हमें यह पता लगाना है कि कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई है। केस क्या है? एक फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल। एक फुटबॉल प्लेयर ने एक बॉल को किक किया, फुटबॉल को, टू अनदर प्लेयर, और दूसरे प्लेयर की तरफ भेज दिया। देखिए कैसे? मान लीजिए ये फुटबॉल प्लेयर है। क्लियर? तो इसने क्या किया, इस फुटबॉल को किक किया टुवर्ड्स द अनदर प्लेयर। ये दूसरा प्लेयर था, ये बॉल आई या इसके पास, यहां पर ये बॉल पहुंच गई। क्लियर है? प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द बॉल टुवर्ड द गोल। तो ये इसने क्या किया, इस सेकंड प्लेयर ने बॉल को उसके गोल तक की तरफ, ये गोल है, इसकी तरफ इसको किक कर दिया।
क्लियर। तो उसके बाद क्या हुआ, द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम, यहां पर एक दूसरी टीम का, ये तो एक ही टीम के थे, दूसरी टीम का एक गोल कीपर यहां पर खड़ा है ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल, उसने बॉल को क्या किया, कलेक्ट कर दिया। क्लियर। और उसने क्या किया, कलेक्ट द बॉल एंड किक्स इट टुवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, इसने बॉल को किक किया और अपनी टीम के खिलाड़ी की तरफ बॉल को धकेल दिया, किक कर दिया, यानी कि इस तरफ भेज दिया। क्लियर। तो ये केस था आपका, एक प्लेयर था, बॉल को किक किया उसने दूसरे प्लेयर की तरफ, दूसरे ने क्या किया, गोल की तरफ उसको धकेला, गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा और अपने प्लेयर की तरफ भेज दिया। तो यहां पर ये बताइए कि वेलोसिटी बॉल की कितनी बार चेंज हुई, साथ में ये भी बताना है आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट अप्लाइंग द फोर्स, यहां पर कौन सा एजेंट है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो प्लेयर नंबर 1 किक्स द बॉल, सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। यहां पर एजेंट कौन है, फर्स्ट प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर इज द एजेंट हु अप्लाई द फोर्स। ये देखिए मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, केवल समझा रहा हूं, आपने अपने तरीके से लिखना है। फर्स्ट प्लेयर किक द बॉल एंड अप्लाई द फोर्स, आंसर। और फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज होगी, जैसे उसने किक किया तो बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई। नाउ द सेकंड प्लेयर किक्स द बॉल एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज एंड ही अप्लाई द फोर्स। सेकंड प्लेयर ने फोर्स अप्लाई किया बॉल के ऊपर और बॉल की वेलोसिटी दोबारा से क्या हुई, चेंज। फिर है यहां पर थर्ड प्लेयर, थर्ड प्लेयर के पास बॉल आई, बॉल को इसने क्या किया, कलेक्ट किया और आगे की तरफ, अब अपने प्लेयर की तरफ फिर धकेल दिया। तो यहां पर फोर्स लगाने वाले 3 बंदे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर एंड द गोलकीपर। These are the agents who applied the force. ये इसका आंसर, identify the agent applying the force. First player, second player and the goalkeeper, they are applying the force. देखिए फुटबॉल प्लेयर फर्स्ट प्लेयर है ये, फिर अनदर प्लेयर था यानी कि सेकंड प्लेयर, नेक्स्ट है गोलकीपर। These are the agent who applied the force. अब वेलोसिटी ऑफ बॉल देखिए कितनी बार चेंज हुई, यहां पर बॉल रखी हुई थी, इसने बॉल को किक किया तो बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई तो 1 टाइम। क्लियर। अब ऐड करते जाएंगे हम। फिर यहां पर आई, बॉल की स्पीड बढ़ रही थी, एकदम से बॉल की स्पीड को रुकेगी यहां पर आकर के बॉल। क्लियर है। किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द बॉल, बॉल आई उसकी तरफ और उसने उसी टाइम उसको क्या कर दिया, किक कर दिया। बॉल आ रही है और उसने उसको किक कर दिया, तो यहां पे सेकंड टाइम चेंज हुई उसकी स्पीड। फिर जो थर्ड गोलकीपर है, इसने बॉल को कलेक्ट किया, यानी कि एक इसके पास आएगी, बॉल की स्पीड घट जाएगी एक बार, तो थर्ड टाइम बॉल की स्पीड चेंज हुई। अब इसने खुद किक किया, पहले तो इसने बॉल को रोका फिर खुद किक किया, यानी एक बार और बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई। रोका तब वेलोसिटी चेंज हुई, फिर किक किया फिर चेंज हुई। तो टोटल कितना, 1 2 3 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। क्लियर है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको आप अपने तरीके से कैसे भी करके लिख सकते हो। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन व्हाई, सॉरी सम है यहां पर, व्हाई सम लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी वाइगोरसली शेक इट्स ब्रांच, यानी कि क्यों सम लीव्स, कुछ पत्ते, मे गेट डिटैच, अलग हो जाते हैं, कुछ पत्ते अलग हो जाते हैं, फ्रॉम ए ट्री, एक पेड़ से कुछ पत्ते अलग हो जाएंगे, इफ वी वाइगोरसली शेक, अगर हम एकदम से शेक कर दें, हिला दें, किसको, इट्स ब्रांच, जब एक पेड़ की टहनी को हम एकदम से हिला देते हैं तो कुछ पत्ते इसके नीचे गिर जाते हैं। क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है।
तो देखिए जो पत्ते हैं उनमें अपना इनर्शिया है, पत्तों में क्या है अपना इनर्शिया। तो ड्यू टू, जिसकी वजह से वो रेस्ट पर थे, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द लीव्स दे वांट टू एट रेस्ट, वो क्या चाहते हैं, रेस्ट पे रहना चाहते हैं। व्हेन वी शेक द ब्रांच, जैसे ही हमने टहनी को हिलाया तो ब्रांच थी, जो टहनी थी, वो तो मोशन में आ गए, इट कम्स इन मोशन, बट लीव्स वांट टू बी एट रेस्ट, पत्ते अभी भी चाहते हैं रेस्ट पर रहना। तो इसी वजह से पत्ते अलग हो जाते हैं। पत्ते तो देखिए वहीं के वहीं है, मान लीजिए ये टहनी है और यहां पर एक पत्ता है, यहां पर एक पत्ता है और ये है टहनी, तो मैंने टहनी को हिला दिया, पत्ते वहीं है अभी भी, टहनी हिल गई तो टूट गए, अलग हो गए, अलग होकर के नीचे गिर जाएंगे। क्लियर? तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, when we shake the branches of a tree, then due to inertia of rest, leaves wants to be at rest, leaves wants to be at rest, पत्ते अभी रेस्ट पर रहना चाहते हैं। क्लियर? सो ब्रांच कम इन मोशन, इसीलिए जो टहनी है वो तो मोशन में आ गई, बट and leaves are detached, और जो पत्ते हैं वो अलग हो जाते हैं ड्यू टू, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने इस आंसर को नोट कीजिए। अभी हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप, जब एक मूविंग बस रुकने के लिए ब्रेक अप्लाई करती है तब हम आगे की ओर गिर जाते हैं। बस चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करी तो हम आगे की तरफ गिर गए, एकदम से आगे की तरफ। क्यों? एंड फॉल बैकवर्ड when it accelerate from the rest, जब ये रेस्ट से चलती है, मतलब खड़ी है, हम भी बस खड़ी है, हम भी उसके अंदर खड़े हैं, तो ड्राइवर ने एकदम से बस चला दी तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए हम पहले कर चुके हैं ये कि when the brakes are applied to stop the bus, जब बस को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करी गई तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में रहना चाहती है और ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी तो हमारी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा तो बस के साथ रुक गया। देखिए बस ऐसे जा रही थी तो बस के साथ ही हमारी बॉडी का नीचे आगे वाला हिस्सा तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी आगे की ओर मोशन में है, जिसकी वजह से हम आगे गिर जाते हैं। सेकंड पार्ट है, जब गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर ने एकदम से बस को स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? तो जैसे ही ड्राइवर ने एकदम से बस को स्टार्ट किया, हमारी बॉडी का लोअर पार्ट तो बस के साथ मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी रेस्ट पर है, जिससे हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्लियर? तो कैसे लिखना है आपने, वीडियो को पॉज कीजिए और ये अपना आंसर नोट कीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। क्वेश्चन है, इफ एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन, अगर एक्शन रिएक्शन के इक्वल है और अपोजिट भी है, देन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट, तो एक हॉर्स गाड़ी को कैसे खींच सकता है? मतलब एक्शन इधर लग गया, रिएक्शन वापस लग गया तो कैंसिल हो जाने चाहिए, लेकिन कैसे ये उसको खींच सकता है घोड़ा गाड़ी को? तो देखिए ध्यान से, हॉर्स क्या करता है, अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे फोर्स लगाता है, अपने पैरों से ग्राउंड पर पीछे की ओर, जैसे हम चलते टाइम पीछे और नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं धरती पर, वैसे ही घोड़ा भी लगाएगा। हॉर्स पुश द ग्राउंड बैक, दिस इज द एक्शन, ये तो हो गया घोड़े का एक्शन। बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, अब
घोड़े ने धरती पर फोर्स लगाया तो धरती घोड़े पर आगे की ओर एक रिएक्शन लगाएगी। अर्थ अप्लाइज अ रिएक्शन फोर्स ऑन द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आगे की तरफ लगाएगी तो घोड़ा आगे बढ़ जाएगा गाड़ी को लेकर के। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why is it difficult for a fireman to hold a hose which eject the large amount of water at the high velocity? ये हम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं कि जो फायरमैन होता है, आग बुझाने वाला, वो जब एक पाइप को पकड़ के रखता है जिसमें से पानी निकल रहा है बहुत तेजी से, उसको पकड़ के रखना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वाटर तो बाहर निकल गया, वाटर इजेक्ट आउट यानी बाहर निकल गया विद अ लार्ज वेलोसिटी, दिस इज द एक्शन फोर्स। ये एक्शन फोर्स था कि वो बाहर गया। क्लियर? अब बाहर वाटर ने पीछे की ओर क्या किया? रिएक्शन फोर्स दिया किसको? पाइप को, जिससे कि पाइप पीछे की ओर जाएगी तो आग बुझाने वाले के लिए उस पाइप को पकड़ के रखना बड़ा ही मुश्किल होगा। क्लियर है? तो आप यहां से वीडियो को पॉज करके आंसर अपना नोट कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखिए अपना, व्हेन ए राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, एक राइफल है जिसका मास है 4 किलोग्राम, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, और एक बुलेट है जिसका मास कितना है? राइफल के अंदर ही बुलेट होगी जिसका मास कितना? 50 ग्राम, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, उसको हमने फायर किया और उसके पास वेलोसिटी आ गई 35 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी है? ये बुलेट की वेलोसिटी है। कैलकुलेट, तो क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? जैसे बुलेट फायर करेंगे तो गन पीछे की ओर आ जाएगी। हमने बुलेट को फायर किया, बुलेट आगे गई तो गन एकदम से पीछे आती है, क्योंकि बुलेट आगे गई वो एक्शन था, गन पीछे आएगी वो रिएक्शन है। तो राइफल हमारी पीछे आएगी, दिस इज द रिएक्शन। तो वो रिकॉइल वेलोसिटी बताओ, मतलब जिस वेलोसिटी से वो पीछे आते हैं, रिकॉइल का मतलब पीछे आना, पीछे कितनी वेलोसिटी के साथ आएगी राइफल? तो देखिए आप इसको आप न्यूटन थर्ड लॉ से तो एक्सप्लेन करते हैं, या साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। देखो मान लीजिए लेट यूएफ क्या है? स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ, इसको यू आर नाम दे देते हैं, स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ द राइफल। क्लियर? और यू बी क्या है? ये बेटा स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की स्टार्टिंग वेलोसिटी है। वी आर, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, और वी बी क्या है? दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब जरा एक बात देखिए आप, फायरिंग से पहले राइफल में वेलोसिटी कितनी थी? 0, क्योंकि हम तो ऐसे पकड़ के रखे थे हमने राइफल, उसके अंदर बुलेट भी थी, ऐसे पकड़ी हुई है, तो अभी तक उसकी में वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की कितनी थी इसकी? 0 राइफल की। बुलेट भी इस राइफल के अंदर ही थी तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी थी? 0। फाइन वी आर क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, ये भी कितनी है? सॉरी, राइफल की फाइनल वेलोसिटी ये हमें निकालनी है, यही हमसे पूछिए, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। वी बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 35 मीटर पर सेकंड से इसको फायर किया गया, तो यानी फायर करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? दैट इज 35 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये? देखिए आप, अब इसके बाद एक चीज और देखिए आप, यहां पर मास कितना है? मान लीजिए एम आर, ये है मास ऑफ द राइफल। किसका मास है? राइफल का मास है। कितना गिवन है हमें? 4 किलोग्राम। चलो ठीक है, नोट कर लिया हमने। फिर है एम बी, यानी कि मास ऑफ द बुलेट। अब बेटा ध्यान से देखिए, बुलेट का मास कितना दे रखा है आपको? 50 ग्राम।
किलोग्राम में बदलो इसको, क्योंकि हमने जो कुछ भी लेना है सब हम एक ही टाइप की यूनिट्स में लेके आए। मतलब देखिए इसका मास किलोग्राम में, इसका ग्राम में, ये सही नहीं रहेगा। तो बेटर है दोनों को सेम यूनिट में बदलो, क्योंकि ऐसा यूनिट किलोग्राम है तो मैं क्या करूंगा, इसको 50 ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड बाय 1000 होता है, जीरो कैंसल, तो चलो ये आ गया अपने पास 5/100 किलोग्राम। क्लियर। अब देखिए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा है, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो स्टार्टिंग का मोमेंटम है, द स्टार्टिंग मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के, क्योंकि ये लॉ क्या कहता है कि मोमेंटम को जो है सेम रहता है हमेशा। अगर फोर्स बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। तो जितना शुरू में था मोमेंटम उतना ही बाद में हुआ, तो यानी कि P मोमेंटम ऑफ द, चलो ठीक है स्टार्टिंग का मोमेंटम है ना, तो राइफल का मोमेंटम स्टार्टिंग का है, मैंने एस और नाम रख दिया आगे, क्लियर, प्लस जो बुलेट है आपकी उसका स्टार्टिंग का मोमेंटम इक्वल है फाइनल मोमेंटम के। राइफल का फाइनल मोमेंटम प्लस बुलेट का फाइनल मोमेंटम, तो ये टोटल क्या रहेंगे, सेम। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, इसकी राइफल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना, तो मास इनटू वेलोसिटी करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा ना, प्लस बुलेट, देखिए मोमेंटम यहां पर मैं दोबारा लिख रहा हूं, मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी शुरू में स्टार्टिंग में 0 थी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मास को जब वेलोसिटी से गुणा करोगे तो वेलोसिटी तो 0 है, आंसर 0 आ जाएगा। इक्वल्स टू राइफल का फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इसका मास ऑफ द राइफल इनटू में फाइनल वेलोसिटी ऑफ द राइफल प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू में फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, क्लियर। तो ये देखिए बेटा 0 इक्वल्स टू एम आर, कितना है एम आर, 4 इंटू वी आर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है वी आर, तो वी आर प्लस एम बी, मास ऑफ द बुलेट कितना है 5/100, 5/100 इंटू वी बी, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है, दैट इज 35, क्लियर। तो इसको आप सोल्व आउट कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से, इसको मैंने इसी तरफ रख लिया 4, चलो मैं इसको भी पहले यहां तक आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम आगे करते हैं। देखिए नोट कर लिया आपने। अब एक काम करते हैं, मैं इसको तो यहीं रखता हूं 4 इंटू में वी आर, और ये जो टर्म है वो इस तरफ आ गई माइनस, इस तरह यहां प्लस में थी तो दूसरी तरफ आ गई माइनस में, 5/100 इंटू में क्या दिया होगा ये 35, क्लियर। तो चलो इसको अब आप सोल्व आउट कर लीजिए। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, -5 इंटू 35 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, दैट इज वी आर। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। जो भी इसका आंसर सोल्व करके आएगा वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया इसको सोल्व करने के बाद। ये माइनस में आया ना, क्योंकि बुलेट तो आगे गई थी और राइफल पीछे आई है, डायरेक्शन उल्टी है, इस वजह से माइनस का साइन आया यहाँ पर।
क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसका जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 एंड 200 ग्राम, दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास है 100 ग्राम और 200 ग्राम, आर मूविंग अलोंग अ सेम लाइन, सेम लाइन के लोग ये मूव कर रहे हैं, एंड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी, सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनकी वेलोसिटी है एक ही है 200 मीटर पर सेकंड, यानी जो पहले वाले की 2 मीटर पर सेकंड और सेकंड वाले की 1 मीटर पर सेकंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, टकराते हैं एक दूसरे से, टकराने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड, जो पहला ऑब्जेक्ट है वो 1.67 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करता है, पहले वाला यानी कि जिसका मास 100 ग्राम था। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालिए। आए वेलोसिटी थी उनकी, कुछ टकराए, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, फर्स्ट की दे रखी है, सेकंड की आपसे पूछी है, हमें पता है। देखिए m1 100 ग्राम है, किलोग्राम में बदलना है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आ गया 1/10 किलोग्राम। m2 कितना है, सेकंड का मास 200 ग्राम, किलोग्राम में बदलने के डिवाइड बाय 1000, 2 0 से 2 0 काट दो, 2/10 किलोग्राम आ गया। क्लियर? अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी, टकराने से पहले की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, u। तो यानी कि u किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए u लिखा, फर्स्ट है तो 1 लिखा। क्लियर है? इनकी कितनी थी वेलोसिटी, 2 और 1, तो फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, ये दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, स्टार्टिंग वेलोसिटी को या इनिशियल को u से, u हो गया फाइनल वेलोसिटी, यही जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था इसकी टकराने के बाद वेलोसिटी हो गई 1.67, यानी फाइनल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की निकाली, यानी कि v2। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होते हैं। अब इनिशियल में जो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकालना तो m1 u1 इनिशियल है, और सेकंड के लिए m2 u2। चलो ठीक है, अब करते हैं हम फाइनल की बात। m1 v1 मतलब फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, प्लस m2 v2 यानी फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉडी का। क्लियर? अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है, देखिए m1 1/10, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 1/10, इंटू u1 कितना है 2, प्लस m2 2/10, इंटू u2 कितना है 1, बराबर m1 v1, m1 कितना था बेटा, कहां गया m1, ये 1/10, v1 1.67, प्लस m2 कितना है 2/10, इंटू में v2 जो कि हमने फाइंड करना है। क्लियर है ना? तो देखो यहां से 2/10 प्लस इसको सोल्व करके भी आ जाएगा आपका 2/10 इक्वल्स टू 1.67 डिवाइड बाय 10 प्लस 2v2 डिवाइड बाय 10। तो बेटा देखिए यहां तक नोट कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक आपने नोट करना है, तो करिए। चलिए हो गया, तो चलिए अब मैं यहां से इसको रब कर देता हूं। अगर किसी ने अभी तक ना किया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां 1/10 जो है कॉमन है, डिवाइड में 10 था ना, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया इधर 2 प्लस इधर भी 2 है तो ये रख लिया मैंने। क्लियर? इक्वल्स टू यहां पे भी नीचे 10 कॉमन है ना, तो मैंने नीचे से 10 कॉमन ले लिया, ऊपर बच गया 1.67 प्लस 2v2। अब देखो बेटा 10 से 10 कैंसल, 2 प्लस 2 4 इक्वल्स टू 1.67, ये तो कैंसिल हो गए, 1.67 प्लस 2v2। अब ये 1.67 इधर आ जाएगा, 4 माइनस 1.67 इक्वल्स टू 2v2। क्लियर?
तो अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व करके जो भी आंसर आता है अब आप निकालिए और मुझे कमेंट में सेंड कीजिए कि इसका आंसर कितना आया आपका। क्लियर? ओके बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।